हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? नया वीडियो है यार धवन सर का। स्टॉप एंट्री ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन यूरोप। क्या सीन है भाई? ये इंडियन प्रोडक्ट्स को क्यों रोक रहे हो भाई यूरोप में जाने से? जयशंकर गिव्स ये स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आफ्टर यूरोप सजेस्ट, कुछ ऐसा है भाई। एस जयशंकर सर एक नंबर के फोन मिनिस्टर, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ भाई इनका, कसम से। ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा पहले इंडिया में कोई आया, इतना खुल के जवाब देते ना भाई, क्या बोलूँ। देख लेते हैं, कुछ तगड़ा ही बोला होगा इन्होंने। क्या बोलते हैं ये इस बात पे? चलो 3, 2, 1 लेट्स गो स्टार्ट। 1.5x करेंगे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू नमस्ते टू सर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि यूरोप को इंडियन प्रोडक्ट्स की जो एंट्री है ये रोकनी चाहिए, क्योंकि इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये बनाए जाते हैं रशिया के कच्चे तेल से। ये एक बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि अगर ये किसी तो है, पत्रकार ने नहीं कहा, बनाए किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा। हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं, और आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है कि यूरोप किस तरीके से इंडिया को रोकना चाहता है फ्रॉम सेलिंग रिफाइंड रशियन क्रूड ऑयल टू यूरोप। नाउ यहाँ पर वैसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यूरोप की दिक्कत क्या है। इंडिया रशिया से बड़े स्केल पर कच्चा तेल परचेज कर रहा है, और इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हम बनाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, उसके अलावा हैवी फ्यूल। और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, मगर साथ ही साथ हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप को। और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जिसको ऑलमोस्ट मिलियन लोगों ने देखा था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया बन चुका है यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। और इस बिजनेस से देखिए ऑब्वियसली इंडिया को काफी फायदा हुआ है, मगर यूरोप में ना इन लोगों को पैनिक इस बात का है कि रशिया को फायदा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि रशिया का जो कच्चा तेल है यूरोप ने डायरेक्टली तो बैन कर दिया, मगर इनडायरेक्टली जो ये लोग इंडिया से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, ये रशिया को फायदा तो नहीं दे देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या इस सब की वजह से इंडिया को पनिश ये लोग करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर अजय शंकर ने इसको लेकर क्या रिप्लाई किया है, सब कुछ सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री ने हाल ही में एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकाली है, जहां पर इन्होंने इंडिया की आलोचना करी है और ये कहा है कि इंडिया में लगातार रिलीजियस वायलेंस हो रहा है और सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। बताइए किस कंट्री की तरफ से आई है ये रिपोर्ट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूके, यूएसए, चाइना या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय यूक्रेन रशिया वॉर के बीच यूरोप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इनको जेन्युइनली लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक बार को यूक्रेन अपना बहुत सारा एरिया वापस रिकैप्चर कर सकता है। और रिसेंटली यूक्रेन ने तो ये भी कह दिया कि इन्होंने रशिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूक्रेन सेज इट शॉट डाउन हाइपरसोनिक रशियन मिसाइल ओवर कीव। हालांकि रशिया ने इन सब क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा सकता है। बट यूक्रेन काफी कॉन्फिडेंट है, यूरोप काफी कॉन्फिडेंट है। यूके ने हाल ही में एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के अंडर अब यूके और यूके समेत कई और जो इनके एलाइड कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन की मिलिट्री को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देंगे। और ऋषि सुनाक ने तो ये भी कहा है कि बहुत जल्द पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को भी यूरोप खड़ा कर देगा। उसके अलावा जो G7 कंट्रीज है, वहां पर भी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जापान का केस ले लो। जापान अब टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को जो रशिया को कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जापान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा कि रशिया मिलिट्री कोलैबोरेशन इंक्रीज कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर पर भी इंपैक्ट आएगा। तो सिंस रशिया पर हैवी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, चाहे यूरोप हो, बाकी G7 कंट्रीज हो, यूएस हो, हर तरफ से यूरोप की फिर से नजर गई इंडिया कि इंडिया को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ठीक है, ये तो इनकी मर्जी, मगर ये उस कच्चे तेल को रिफाइन करके अपनी रिफाइनरीज में उसके प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी मार्केट में बेच रहे हैं। इससे घूम फिर के रशिया को फायदा तो नहीं हो रहा, इससे यूक्रेन वॉर में रशिया को एडवांटेज तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब इंडिया की अगेंस्ट भी स्टेटमेंट्स आ रही है, बात की जा रही है कि इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो रशियन क्रूड ऑयल से बनते हैं, इनको यूरोप की मार्केट में पहुंचने ही मत दो, इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बैन ही कर दो। अब देखो, प्रॉब्लम यूरोप के लॉजिक में ये है कि पहली बात तो इंडिया बिल्कुल रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, मगर क्या इंडिया की पेमेंट से रशियन मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है? ऑब्वियसली नहीं हो रही। ये बात रशिया ने खुद एडमिट करी है रिसेंटली कि इंडिया देखो डॉलर्स में पेमेंट तो कर नहीं रहा रशिया को, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, हम लोग रुपीस में पेमेंट कर रहे हैं। और रशिया ने रिसेंटली खुद एडमिट किया कि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इंडियन रुपीस इकट्ठे हो चुके हैं जो रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में है इन इंडिया। मगर रशिया को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे इंडियन रुपीस का करें क्या, क्योंकि इंडिया से ये ज़्यादा कुछ परचेज करते नहीं है। रशिया ने इंडिया को ये भी कहा है कि अपनी जो करेंसी है, इसको जो चाइनीज करेंसी है युआन, इसमें कन्वर्ट करके हमें पेमेंट कर दो। इंडिया ने अभी के लिए इस मैकेनिज्म से एग्री किया नहीं है। तो किसी भी शेप और फॉर्म में रशिया से जो भी हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, ये रशियन मिलिट्री को फायदा नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि ये पैसा रशिया तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो पैनिक वाली स्टेटमेंट आ रही है यूरोप से, पहली बात तो ये सेंसलेस है। दूसरी बात, ये लॉ के भी अगेंस्ट है। जब डॉक्टर अजय शंकर से यूरोप में पूछा गया कि जी यूरोप में बात चल रही है कि आपके जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स है यूरोप को, इसको बैन कर देंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि रशिया का जो कच्चा तेल है, जब ये इंडिया में लाया जाता है तो हमारी रिफाइनरीज में इसे सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। क्योंकि देखो, जब कच्चे तेल से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हो, एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया का कच्चा तेल है, आप मान लो कि जी आटा आ गया है, आटे की रोटियां बना दी, इट इज नॉट एज सिंपल। उसे सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इसे हम मानेंगे कि एक थर्ड कंट्री बीच में आ चुका है और अब ये एक रशियन प्रोडक्ट नहीं बचा। और ये बात साफ साफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल की रेगुलेशन में लिखी है। और जयशंकर साहब ने ये भी मेंशन कर दिया कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 में। तो यूरोप की नीति इस बात को लेकर
लेकर ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मान लो रशिया का ऑयल किसी कंट्री से होकर गुजरता है और फिर यूरोप तक पहुंचता है तो उसे रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए यूरोप जनरली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन फ्यूल इंपोर्ट्स पर, तो ना सिर्फ ये लॉजिकली स्टूपिड होगा, इवन यूरोप के जो लिखे हुए कानून है उनके भी अगेंस्ट ये जाएगा। बट मैं समझ सकता हूँ यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री है इनका सबसे बड़ा दल तो ये होगा कि इंडिया लार्जेस्ट फ्यूल रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्टर बन गया यूरोपियन यूनियन को, इतिहास में पहली बार। ये बात ऑब्वियसली इनको हजम नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। बट लॉन्ग टर्म में हमको देखना होगा कि यूरोप जेन्युइनली कुछ एक्शन लेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, और अगर लेगा तो ठीक है, इनके भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर इंडिया में भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे। तो अब देखना होगा कि यूरोप इन दी एंड करता क्या है। इधर वे अभी के लिए ये तो साफ दिख गया कि यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके लोग हैं, कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और इंडिया की प्रोग्रेस देखकर इनको ज़रा खुशी होती नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करी और ये कहा कि सरकार को निंदा करनी चाहिए रिलीजियस वायलेंस की। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि इस बार भी इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला गया। यूएसए की रिपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया में रिलीजियस वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया ने ऑब्वियसली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है अपनी साइड से। तो ये भी टॉपिक न्यूज़ में था, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि चलो सर, थैंक यू सो मच। मैंने तुक्का मारा था या फिर कहीं तो मैंने हेडलाइन देखी थी इससे रिलेटेड कुछ, तो मुझे लग रहा था यूके नहीं है यूएसए है। तुक्का मारा, पहली बार मेरा जवाब सही निकला है। और यार ये बैन करेंगे तो क्या बोलूँ यार, यूरोप वाले भाई, इनका मेरे को कुछ समझ नहीं आता। पहले इन्होंने बैन लगा दिया, जब तक इनको ज़रूरत थी तब तक तो ये पेट्रोल वगैरह कुछ खरीदते रहे रसिया से, और बाद में जब इनका सारा सिस्टम सही बैठ गया तो इन्होंने सोचा अब नहीं, अब हम बंद कर रहे हैं। फिर इंडिया को बोलते रहे, उसके बाद में अब तक खरीद रहे थे। अब क्या हो गया भाई, इनको बीच बीच में लगाना लगा तो जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसी दिन लगा देना चाहिए ना। फिर फालतू की नाटंकी क्यों करते हो यार तुम लोग, पता नहीं भाई, मेरे तो समझ के बाहर है। सर ने जैसा बोला ठीक है, लगाएंगे तो लगाने दो, इनकी भी तो बहुत सारी कंपनी है ना, उन पे भी तो फिर पड़ेगा ना इधर से ताप। ठीक है भाई, जो होगा, मैं नो टेंशन रहता हूँ इस बारे में। जयशंकर सर है और है बहुत सारे, मतलब कर लेंगे भाई वो हैंडल, मेरे को तो सोचने का भी नहीं है। चल रहा हो भाई साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार अपन किसी और में। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब देख लेंगे भाई वो लोग।